बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस बेसिकली हमने आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने हैं। ये टॉपिक जो है वो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी से रेलेवेंट भी है। इसको इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी भी कहा जाता है। तो जिस तरह हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर ये पढ़ा था कि जब कोई अनस्टेबल एलिमेंट, जिस तरह के ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है, वो कुदरती तौर पर अनस्टेबल होते हैं। अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो अल्फ़ा बीटा गैमा रेडिएशंस एमिट करते हैं। तो हमने पिछले टॉपिक के अंदर एक पढ़ा था कि रेडियम जो है वो जब एक अल्फ़ा पार्टिकल को एमिट करता है तो ये रेडॉन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके एटॉमिक नंबर के अंदर 2 की कमी आती है और इसके एटॉमिक मास के अंदर जो है वो 4 की कमी आती है। तो इसी तरह बिल्कुल जिस तरह ये नेचुरल रेडियो एक्टिविटी होती है, इसी तरह 1918 में रदरफोर्ड ने ये डिस्कवर किया कि हम आर्टिफिशियली भी जो है वो रेडियो एक्टिविटी करवा सकते हैं। उसमें क्या होता है कि हम एक स्टेबल एलिमेंट के न्यूक्लियस के ऊपर जो है एक फास्ट मूविंग पार्टिकल जो है वो स्ट्राइक करवाते हैं, जिसमें जो है वो न्यूट्रॉन भी हो सकता है, अल्फ़ा पार्टिकल भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है। और उससे ये देखा गया कि वो फास्ट मूविंग पार्टिकल के टकराने पे ये न्यूक्लियस जो है वो अपनी नेचर चेंज कर लेता है और एक्स से चेंज होकर ये जनरल फॉर्म में हम इसको कह रहे हैं वाई बन जाता है। और इस दौरान जो है वो एक और पार्टिकल जो है वो साथ में रिलीज़ होता है। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, द प्रोसेस विच चेंजेस द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ टारगेट न्यूक्लियस with some fast moving particles such as protons, neutrons, alpha particles are called nuclear reactions। तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि द प्रोसेस इन विच अ स्टेबल एलिमेंट बिकम्स radioactive due to the bombardment of high energy particles is called artificial radioactivity। तो खैर 1918 में रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की और देखा नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हो गया और इस दौरान एक प्रोटॉन जो है वो रिलीज हुआ। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक मास 14 है। अल्फा पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं और इनका एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास 4 है। तो जब ये इससे स्ट्राइक किया तो ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट हो गया। ऑक्सीजन का ये आइसोटोप है, इसका एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास 17 और इसके साथ एक प्रोटॉन रिलीज़ हुआ। आइसोटोप्स के बारे में तो आपने पढ़ा था, ये ऐसे न्यूक्लियाई होते हैं किसी एलिमेंट के जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं। जिस तरह हाइड्रोजन के बारे में आप पढ़ते रहते हैं कि इसके 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। सबका एटॉमिक नंबर 1 है और सबका एटॉमिक मास बिल तरतीब 1, 2 और 3 है। अच्छा, कंडीशंस फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस। अब इसमें ये रिएक्शन ये जो करवाया गया, इसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। वो ये था कि यहाँ पर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास रिएक्टेंट्स और प्रोटॉन का जो प्रोडक्ट्स हैं उनका ओवरऑल सेम होता है। लेकिन यहाँ पर देखें 7 + 2 9 और इधर भी देखें प्रोडक्ट्स में 8 + 1 9, 14 + 4 18, 17 + 1 18। ये तो यहाँ पर चार्ज नंबर और मास नंबर तो दोनों तरफ सेम था और इन रिएक्शंस के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी जो है वो होल्ड करता है। अब इसमें इस रिएक्शन का एक मेन जो प्रॉब्लम है इसको समझने का वो ये था कि नाइट्रोजन जो है इसका एटॉमिक मास जो है वो 14.0031 यूनिफाइड है और हीलियम का 4.0026 यूनिफाइड है। इस तरह इन रिएक्टेंट्स का टोटल मास जो है वो था 18.005 यूनिफाइड और जो ऑक्सीजन है इसके न्यूक्लियस का जो एटॉमिक मास है वो 16.9991 यूनिफाइड है और जो प्रोटॉन है उसका, ये जो ऑब्जर्व हुआ प्रोटॉन, उसका मास 1.0078 यूनिफाइड है। अच्छा, इसमें ये बात ध्यान में रहे,
आपकी टेक्स्ट बुक में जो टेबल दिया हुआ है वहाँ पर प्रोटॉन का जो मैस दिया हुआ है वो 1.007276 यूनिफाइड है, और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं 1.0078 यूनिफाइड। इसमें आइंस्टाइन की थ्योरी ये भी कहती है कि जब कोई पार्टिकल जो है वो तेज़ स्पीड से ट्रैवल करता है तो उसका मैस बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इस रिएक्शन में जो प्रोटॉन ऑब्जर्व हो रहा है उसका मैस जो है वो 1.0078 यूनिफाइड है, क्योंकि वो इतनी स्पीड से मूव कर रहा है कि उसका मैस बढ़ के 1.007276 से बढ़ के 1.0078 यूनिफाइड हो गया। अब इसका टोटल मैस दोनों को ऐड किया, सम अप किया, तो हमारे पास 18.0069 यूनिफाइड। अब इस रिएक्शन का मेन मसला ये है कि यहाँ पर रिएक्टेंट्स का मैस कम है और प्रोडक्ट्स का मैस ज़्यादा है, यानी आप मैस दे कम रहे हैं और हासिल ज़्यादा कर रहे हैं। ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस के अगेंस्ट जा रहा है कि मैस हमने पढ़ा था पैदा भी नहीं किया जा सकता, ख़त्म भी नहीं किया जा सकता, इसकी कुल अमाउंट सेम रहती है, लेकिन यहाँ पर कम मैस है और इधर ज़्यादा हासिल हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? तो मैस का डिफरेंस लिया, तो मैस का जो प्रोडक्ट्स हैं उनका मैस है 18.0069 यूनिफाइड, उसमें से माइनस कर दिया जो रिएक्टेंट्स हैं इनका कंबाइन मैस जो है 18.0057 यूनिफाइड, वो हमने माइनस कर दिया। अब जब रिएक्टेंट्स के मैस में से कंबाइन मैस में से प्रोडक्ट्स के कंबाइन मैस को माइनस किया तो हमारे पास 0.0012 यूनिफाइड आ गया, यानी हमें इतना ज़्यादा मैस हासिल हो रहा है इधर प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो इसका मतलब कि अगर इस मैस की एनर्जी बनाई जाए, हमें पता है एक यूनिफाइड, इसको आप एटॉमिक मैस यूनिट भी कहते हैं, वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। तो 0.0012 यूनिफाइड की एनर्जी बनाई तो उसको 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास ये अप्रॉक्सीमेटली 1.12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। आपकी बुक ने 1.13 लिखा हुआ है, अगर इसको आप कैलकुलेट करें तो 1.12 आता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रॉक्सीमेटली। अब ये जो इतनी एनर्जी है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है 1.12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रॉक्सीमेशन के साथ आप कह लें, इतनी एनर्जी अगर इस रिएक्शन को दी जाएगी तो ये प्रोसीड करेगा, अदरवाइज ये रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं करेगा। तो अगर इन अल्फा पार्टिकल्स के पास 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी होगी तो फिर ये रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्योंकि अगर इनके पास इससे ज़्यादा एनर्जी होगी तो हम ये कहेंगे कि इनकी एनर्जी में से अल्फा पार्टिकल्स की एनर्जी में से 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली मैस में कन्वर्ट होगी, जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स का मैस बढ़ गया रिएक्टेंट्स के मैस से। क्योंकि आइंस्टाइन ये कहता है ना कि एनर्जी मैस में और मैस एनर्जी में तब्दील हो सकता है। तो अगर अल्फा पार्टिकल्स के पास जो एनर्जी है 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है तो फिर ये रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। और फिर वो कह रहा है जो प्लोनियम 84-214 जो है इसका एटॉमिक मैस और 84 इसका एटॉमिक नंबर, इससे निकलने वाले अल्फा पार्टिकल्स की जो एनर्जी होती है वो 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। और ये किस फॉर्म में होती है? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है। अल्फा पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं तो उनकी ये काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है। तो ये वाले अल्फा पार्टिकल्स जब जाकर नाइट्रोजन से टकराते हैं तो फिर नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में बदल देते हैं और प्रोटॉन रिलीज होता है, यानी ये अल्फा पार्टिकल्स इस रिएक्शन को प्रोसीड करवा सकते हैं क्योंकि उनकी एनर्जी 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है। अच्छा, इस रिएक्शन की एक ख़ास बात ये भी है कि ये रिवर्स प्रोसीड कर जाता है। अगर प्रोटॉन को एक्सेलरेट किया जाए, साइक्लोट्रॉन एक एक्सेलरेटर है, उसके ज़रिए से एक्सेलरेटर क्या होता है? ये पार्टिकल्स को, चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करता है। तो साइक्लोट्रॉन जो है ये एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है। इस साइक्लोट्रॉन मशीन के ज़रिए से प्रोटॉन्स को एक्सेलरेट किया गया और जब प्रोटॉन को ऑक्सीजन पर बम्बार्ड किया गया तो देखा ऑक्सीजन दोबारा नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो गई और इस दौरान एक अल्फा पार्टिकल रिलीज़ हुआ। चार्ज नंबर और मैस नंबर दोनों तरफ सेम है। देखें 17 + 1 18, 14 + 4 18, 8 + 1 9 और जो प्रोडक्ट्स हैं 7 + 2 उसमें भी 9। फिर 1932 में 1918 में रदरफोर्ड ने आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी जो है उसको डिस्कवर किया
और 1932 में जो है वो जेम्स चैडविक जो है उसने इसी को आगे बढ़ाते हुए बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की बेरिलियम न्यूक्लियस के ऊपर, और उसने ये देखा कि बेरिलियम जो है वो कार्बन के अंदर कन्वर्ट हो गया और उसके साथ एक न्यूट्रॉन रिलीज हुआ। ये देखें, ये पोलोनियम का सोर्स है, इससे निकलने वाले ये अल्फा पार्टिकल्स, इनको बम्बार्ड किया गया बेरिलियम के ऊपर। बेरिलियम जो है वो कार्बन में कन्वर्ट हो गया और उस दौरान जो है वो यहाँ से न्यूट्रॉन जो है वो निकले। कार्बन जो है वो ब्लैक कलर की शेप इख्तियार कर लेता है। अब ये जो न्यूट्रॉन है, चूँकि न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। अल्फ़ा, बीटा, गैमा, एक्सरेज और जो न्यूट्रॉन्स, इन सब में ज़्यादा जो पेनिट्रेशन पावर है न्यूट्रॉन्स की होती है। चूँकि इन पर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए इनको डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। जो न्यूट्रल आदमी होता है ना, उसको वैसे ही, ये तो पार्टिकल है, आदमियों में भी अगर कोई आदमी दो ग्रुपों के दरमियान न्यूट्रल है, अब उसको पता नहीं कि वो इधर है वो उधर है, तो उसके बारे में जज करना मुश्किल होगा दोनों ग्रुप्स को कि ये किस साइड पे है। तो इसी तरह ये न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल पार्टिकल है, ये ना इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डिफ्लेक्शन शो करता है ना मैग्नेटिक फील्ड में कोई डिफ्लेक्शन शो करता है, इस वजह से इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल था। फिर इसके लिए क्या किया गया, न्यूट्रॉन के आगे पैराफिन रखी गई। पैराफिन जो है ये इसके अंदर जो है वो प्रोटॉन्स की अच्छी खासी, हाइड्रोजन की अच्छी खासी जो है वो मिकदार होती है। तो इस न्यूट्रॉन का मैस चूँकि प्रोटॉन के मैस के लगभग होता है, बराबर होता है तकरीबन, तो जब न्यूट्रॉन जाकर प्रोटॉन से टकराए तो न्यूट्रॉन्स ने प्रोटॉन्स को मूव करवा दिया और ख़ुद रेस्ट में आ गया। आपने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में एक केस पढ़ा था, जब दो सेम मैसेस की बॉडीज़ टकराती हैं तो जो मूव करने वाली बॉडी है वो आपने पढ़ा था, मूव करने वाली बॉडी आकर टकराती है, टकरा कर रुक जाती है और रुकी हुई बॉडी उसी वेलोसिटी को लेकर आगे मूव कर जाती है। तो यहाँ पर भी यही हुआ, न्यूट्रॉन यहाँ पर टकरा कर रुक गए और प्रोटॉन आगे मूव कर गए। अब प्रोटॉन चूँकि चार्ज पार्टिकल हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डिफ्लेक्शन देते हैं, तो इसलिए इनको डिटेक्ट करना बहुत ही ईजी है। तो इस तरह से 1932 में जेम्स चैडविक ने जो है वो न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर नेक्स्ट न्यूक्लियर फिशन जो है वो पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह।